आज का जो हमारा विषय है वो है आंग्ल मराठा संबंध। ठीक है। आंग्ल मराठा संबंध जब हम देखेंगे तो हम मैसूर के साथ लगते हुए ही देखेंगे। ये वही टाइम पीरियड है जब हैदर अली लड़ रहा है, टीपू सुल्तान लड़ रहा है और ये दूसरी तरफ मराठों के साथ संघर्ष चल रहा है। ठीक है। तो ठीक है, ये आंग्ल मराठा संबंध जो है इसके अंदर हम देखेंगे 3 मराठों के साथ हुए हैं युद्ध अंग्रेजों के। मुख्य रूप से पहला युद्ध बड़ा काफी लंबे समय भी चला और मराठे बहुत शक्तिशाली हैं और अंग्रेज जो है अपनी जगह बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बॉम्बे के ऊपर अपनी प्रेसिडेंसी बनाई है तो उनको पूरा एरिया चाहिए, वो कोस्टल एरिया है। ठीक है, ये जो मेन कल मैंने आपको मैप के जरिए भी बताया था, क्योंकि इन्हें व्यापार करना है, इन्हें कोस्टल एरिया चाहिए ही चाहिए। जितने बंदरगाह क्षेत्र हैं, जितने तटीय क्षेत्र हैं, इन्हें वो चाहिए ताकि इनका व्यापार सुचारू रूप से चलता रहे। तो ये मुख्य कारण यही बना। ये युद्ध जो है वो दो लोगों के बीच, दो समूहों के बीच में है। एक तो ब्रिटिश हैं जिनको बॉम्बे प्रेसिडेंसी कहा जाता है, और दूसरा जो है बारबाई संसद है जो कि मराठों की बनाई हुई है, जिसमें होलकर हैं, सिंधिया हैं, ये सब आपको दिखाई देंगे। ठीक है। हाँ, आंग्ल मराठा युद्ध का जो हम इसको 3 भागों में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके 3 युद्ध हुए हैं। आंग्ल मराठा युद्ध जिसमें 75 टू 19 के बीच में एक युद्ध चला है, 1819 के बीच में 3 युद्ध चले हैं। जो पहला युद्ध है उसमें ब्रिटिश सेनाओं को मराठा संघ के बीच युद्ध लड़ना पड़ा। उनके साथ एक संघ है, संगठन है पूरा, जिसके अंदर सारे ब्रिटिश, हालांकि एक बहुत बड़ी कमजोरी है मराठों की, जैसे राजपूतों की एक बहुत बड़ी कमजोरी है ना, छोटी छोटी बात पे युद्ध करना, ईर्ष्या, द्वेष, एक कटार भेज दी कि अगर तुमने हमारा विवाह का प्रस्ताव नहीं स्वीकार किया तो आ जाओ युद्ध के लिए। तो ये इस तरह की चीज इनमें भी चलती थी, ईर्ष्या द्वेष इनमें भी था। ये अपने आप में जो मराठे हैं ये नवाब हुआ करते थे, ये मराठे जो वही है जो मनसब हुआ करते थे। बाद में जो है वो स्थापित हो गई पेशवाई। सारा युद्ध ही पेशवाई के लिए था कि अगला पेशवा कौन होगा। जो पेशवा होता है वो मराठा जगत के अंदर उसकी धाक होती है, एक तरह से वो उनका किंग होता है। तो ये पेशवाई का सारा युद्ध था, जिसमें रघुनाथ राव एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है, जिसको राघोबा के नाम से हम जानते हैं। इसको हमेशा से पेशवाई चाहिए थी, ये हकदार नहीं था पर इसे पेशवाई चाहिए थी। तो इसने एक पतला रास्ता निकाला, इसने अंग्रेजों के साथ सूरत की एक संधि कर ली और उस संधि के अनुसार कि इसको पेशवाई मिल जाएगी और जो उनको बसीन का क्षेत्र मिल जाएगा, उनको सालसेट का क्षेत्र मिल जाएगा जो द्वीप है। तो ये हम 3 भाग हैं हमारे, जो युद्ध हुआ है हमारा 1775 से 1782 के बीच में पहला युद्ध हुआ है। दूसरा है 1803 से लेकर 1805 का युद्ध हुआ है। यहाँ शक्ति कमजोर हो जाती है क्योंकि बाजीराव अंग्रेजों के साथ सहायक संधि प्रणाली करता है, उसको साइन, ट्रीटी को साइन कर लेता है वेलजली के साथ। तृतीय युद्ध 1817 से 19 के बीच में हुआ और यहाँ से उसके बाद मराठा शक्ति बिल्कुल ही धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। जैसा कि बताया कि वो संघ है, एक बारबाई संघ जिसे कहते हैं, वो तैयार किया गया उसके बीच में। और जो इसके पेशवा यानी कि एक तरह से जो मुख्य पद है उनका, किंग का, उसके लिए किया जाने वाला ये युद्ध था। 79 में जो है बड़गांव में अंग्रेजों को इन्होंने बहुत बुरी तरह परास्त किया। युद्ध तो 75 से शुरू हो गया था। ये युद्ध ना एक साथ नहीं है, ये छोटे छोटे युद्ध हैं। कभी कोई संधि करके रोक दिया जाता है, कभी एक राघोबा से संधि हो गई, कभी पेशवा से संधि हो गई। इस तरह से ये तो रुक रुक के चलने वाला युद्ध है, इसलिए इतना लंबा चला। तो 79 में बड़गांव में अंग्रेजों को बहुत बुरी तरह से परास्त मिली। मराठों के साथ उसको अपमानजनक सालबाई की संधि भी करनी पड़ी। और सालबाई की जो संधि थी उसके अंग्रेजों ने जो उनकी जो मौजूदा स्थिति थी वो थी मुंबई जो आज की तारीख में, वहां पर एक साल से द्वीप है, वो द्वीप उन्हें चाहिए था और वो उन्हें मिल गया। जब संधि उनके साथ की गई तो चलो ठीक है, वो द्वीप उसे मिल गया क्योंकि उन्हें व्यापार के लिए उस द्वीप चाहिए ही चाहिए था।
बसीन उन्हें नहीं दिया गया, बसीन उन्हें बाद के में द्वितीय जो युद्ध हुआ उसके बाद उन्हें प्राप्त हुए, वो भी चालाकी से वेलजली के साथ मिलकर वो बसीन का क्षेत्र उन्हें प्राप्त हुआ है। 1818 में बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। ये बाजीराव बहुत ही कमजोर बंदा है। जो युद्ध का जो सबसे ज्यादा खतरनाक रूप है वो बाजीराव की वजह से है। ये बहुत कमजोर व्यक्ति है, इसने सारे मराठों को अपमानित किया एक तरह से, और इसको बाद में वहां से बंदी बनाकर बिठूर भेज दिया गया। लेकिन इससे सारे मराठों ने इसको ये माना कि हमारे साथ धोखा किया है, इसको मराठा शक्ति को कलंकित किया, उसको कायर के नाम से जाना जाता है बाजीराव को। तो प्रथम मराठा जो युद्ध हुआ उसके जो कारण में जो मेन है 1758 में अंग्रेजों और मराठों के बीच एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार अंग्रेजों ने मराठों से 10 गांव प्राप्त किए। अंग्रेजों को तो कुछ चाहिए ही था, ये तो शुरू से चल रहे हैं, इन्हें जमीन चाहिए, इन्हें जितनी उपजाऊ हुई जमीन वो सारी इन्हें चाहिए, जितना व्यापारिक क्षेत्र है वो सब इन्हें चाहिए, जितना कोस्टल एरिया है जहां से व्यापार हो सकता है वो इन्हें चाहिए। टारगेट पर चलते हैं अंग्रेज, इधर उधर के क्षेत्र नहीं देख रहे, वो टारगेट पर चल रहे हैं। तो 10 गांव उन्होंने प्राप्त कर लिए। मराठा क्षेत्र में व्यापारिक सुविधाएं भी उन्होंने प्राप्त की इस दौरान। 1759 में ब्रिटिश अधिकारी जो प्राइस और थॉमस था, थॉमस वाटसन, वो पूना गए। दोनों का उद्देश्य क्या था? सालसेट और बसीन को प्राप्त करना। इनका टारगेट है सालसेट द्वीप और बसीन। ठीक है, ये ध्यान में आप भी रखिएगा ताकि आपको अंत के युद्ध तक समझ में आए कि बसीन के चक्कर में हुआ क्या क्या है। ठीक है, मॉल्सन ने पेशवा को आश्वासन दिया कि कंपनी से कभी भी वो युद्ध नहीं करेगा, कंपनी मराठों से युद्ध नहीं करेगा, और यदि कोई तीसरी ताकत उनके साथ युद्ध कर रही है तो ऐसे समय में वो तीसरी ताकत की सहायता भी नहीं करेगा। और अंग्रेज महा झूठे, ये आप देखते चले आ रहे हो, हैदर अली से देख लो इसको, जहां वो कहते हैं ये नहीं करेंगे वही काम वो करते हैं, कोई ना कोई रास्ता वो निकाल लेते हैं, इसका कूटनीतिक तरीके से चालाकी से निकाल लेते हैं। तो ये कहते हैं जब तीसरी शक्ति तुम पर अटैक करेगी तो हम उसकी सहायता नहीं करेंगे। 18 नवंबर 1772 को पेशवा माधव राव के जो है वो निसंतान व्यक्ति था, उसकी हो गई मृत्यु। ठीक, उसके बाद उसका पुत्र जो ब्लड रिलेशन होता है उसको मिलती है, पेशवाई मिलती है। ठीक है, तो उसके बाद जो खून के रिश्ते में भाई आ रहा था, भाई को नारायण राव को पेशवा बना दिया गया। ये मनसब है, ये एक पद है, ये आप ध्यान करिए, ये अकबर को ध्यान करिए, उसने मनसबदारी सिस्टम चलाया था। ये उसी तरह से एक पद है जिसको काबिज हुआ नारायण राव पेशवा। नारायण राव पेशवा का जो अभी जिस राघोबा की हम बात कर रहे थे, रघुनाथ राव की बात कर रहे थे, वो उसका चाचा है, नारायण राव का चाचा और माधव राव का भाई। वो गद्दी वो गद्दी माधव राव का भाई नहीं, माधव राव का चाचा, वो गद्दी चाहता था, लेकिन फर्स्ट रिलेशन में भाई आता है इसलिए गद्दी भाई को मिल गई। अब उसने क्या किया, अपनी पत्नी के साथ, आनंदी बाई के साथ मिलकर 13 अगस्त 1773 को नारायण राव की हत्या करा दी और अपने आप को पेशवा घोषित कर दिया। उसका ये कदम उसे लगा था सहज चला जाएगा, लेकिन बाकी मराठों को ये मंजूर नहीं था, क्योंकि अकेला वो मराठा नहीं था। ऐसे समय में नाना फडणवीस जो है वो निकल कर आए और उन्होंने सारे मराठों को इकट्ठा किया, और उसके बाद एक नाना फडणवीस के नेतृत्व मराठों की एक 12-22 संसद तैयार की गई, और उसने इस जो प्रबंध था इसका वो अपने हाथों में ले लिया और राघोबा को वहां से हटा दिया। उन्हें अच्छा नहीं लगा कि किसी इस तरह से राघोबा ने कब्जा किया, वो उन्हें पसंद नहीं आया। नारायण राव की मृत्यु के बाद जो उसकी गंगाबाई जो उसकी पत्नी थी, वो क्योंकि गर्भवती थी तो उसके पुत्र हुआ। 18 अप्रैल 1774 को जो बालक हुआ उसका नाम था माधव राव द्वितीय, लेकिन वो बहुत छोटा है, वो एक दिन का बालक है, इसलिए माधव राव को गद्दी पर काबिज तो कर दिया, लेकिन उसका संरक्षक, यानी जब तक माधव राव यंग नहीं होता है, जब तक माधव राव अपनी सत्ता को संभालने लायक नहीं होता, तब तक उसका जो संरक्षक था वो नाना फडणवीस को बना दिया गया और राघोबा को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया, क्योंकि बहुत गलत काम उसने किया था, उसका बिल्कुल हक नहीं बनता था, और उसको जो 12 संसद थी उसने उसको गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। राघोबा ने क्या किया, वो थाना पर आक्रमण कर दिया 1774 में, लेकिन हार गया वो, शक्ति तो उसके पास थी नहीं, अंग्रेज अभी से उसका साथ दे नहीं रहे। अंग्रेज पहले बैठ के आराम से ये देखते हैं कि ये जो खेल चल रहा है ये किस पक्ष में जा रहा है। जब वो पक्ष दिखाई देता है कि हाँ इसको कुछ मिलेगा और इससे मुझे कुछ मिलेगा, तब वो उसका साथ देते हैं। तो अभी वो चुपचाप बैठे हुए हैं और ये हार गया। हारने के बाद बंदा कहाँ जाएगा? अभी आप देखिए उसने संधि की है, संधि करना किससे की? अंग्रेजों से की है कि तुम्हें सालसेट दे दिया जाएगा, तुम्हें बंबई दे, तो भाग के बंबई तो जाएगा,
इसलिए ये राघोवा यहाँ से हारने के बाद ये बॉम्बे जाता है और वहां पर उसके साथ कोशिश करता है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर कि किसी तरह से पेशवा बना दिया जाए। अंग्रेजों को भी थोड़ा लगा कि हाँ, क्योंकि वो छोटा बच्चा है और नाना फडणवीस जो है वो संभाल रहे हैं, तो वो दूसरा व्यक्ति है, तो भड़काया जा सकता है, इसको चिंगारी को फूट डाला जा सकता है। लास्टली वो उनके साथ सूरत की संधि करते हैं राघोवा के साथ 1775 में, और यही वही टाइम पीरियड है जहाँ की युद्ध का एक आरंभ हो जाता है। अब संधि क्या राघोवा के साथ, राघोवा को पेशवाई चाहिए हर हालत में। कहते ना एक लालच, जैसे आपने मीर जाफर को देखा कि एक लालच, बस मुझे किसी तरह से नवाबी चाहिए, इसी तरह से पेशवाई चाहिए। बदले में क्या है, इसको सहायक संधि प्रणाली की तरह की एक संधि उसने की, जिसमें ये कहा अंग्रेजों ने कि हम तुम्हारे यहाँ 25,000 सैनिक रखेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, उसको लगा हाँ मेरी मदद के लिए सेना रखी जा रही है, बदले में तुम्हें क्या देना, राघोवा को क्या देना, 1.5 लाख रुपए मासिक उसका खर्च देना सेना का। राघोवा को ये समझ नहीं आया कि ये 25,000 सैनिक मैं खुद भी रख लूं, मुझे तो खर्च देना ही है, ये मैं भी तो रख सकता हूँ। लेकिन जब ये 25,000 की सेना अंग्रेज रखेंगे तो सेना अंग्रेजों के प्रति वफादार होगी या राघोवा के प्रति वफादार होगी? जाहिर सी बात है वो अंग्रेजों के प्रति, जिसकी सेना उसी के प्रति वफादार होगी। इस चीज को उसको तो वो या पेशवाई को पाने के लिए उसने अंग्रेजों का ये साथ लिया और इस संधि को उसने मान लिया, और कि 25,000 सैनिक रखे जाएंगे जिसका 1.5 लाख का खर्चा प्रति वर्ष के हिसाब से वो देगा। और साथ में एक चीज और था कि बंबई के पास एक द्वीप है जिसकी हम बार बार बात करते आ रहे हैं, सालसेट द्वीप है, बसीन का क्षेत्र है, वो भी उसको अंग्रेजों को देगा। ये वाली बात उसके साथ हुई। 1779 में हुआ खेल उल्टा हो गया, बड़गांव का युद्ध हुआ और बड़गांव के युद्ध में अंग्रेज जो है वो हार गए। बड़गांव की उनको अंग्रेजों को संधि करनी पड़ी। वारेन हेस्टिंग हालांकि बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था, हार के बाद भी उसने युद्ध जारी रखा, संधि की बात हुई तब भी उसने युद्ध जारी रखा, लेकिन लास्टली उनको ये अपमानजनक संधि अंग्रेजों को करनी पड़ी। उन्होंने सोचा था हम युद्ध जीत जाएंगे, बदले में आराम से हमें सालसेट मिल जाएगा, बसीन मिल जाएगा, लेकिन वो उन्हें नहीं मिला क्योंकि वो युद्ध बहुत बुरी तरह हार गए। राघोबा भागकर बंबई फिर आ गया, अपनी जो उसने काउंसिल से बात की, कंपनी की जो बंबई शाखा राघोबा की 6 मार्च 75 जो मैंने आपको बताया जो संधि हुई, उसकी कुछ शर्तें जो थी वो ये है, उसके अनुसार जो सूरत की संधि है ये वो है सूरत की संधि की शर्तें, जिसके अंदर सबसे पहले राघोबा ने अंग्रेजों को बंबई के समीप स्थित सालसेट द्वीप, थाना, जम्बूसर का प्रदेश, बसीन देने का वचन दिया। अंग्रेज राघोबा को पेशवा बनाने में मदद करेंगे। सूरत की संधि के अनुसार बंबई सरकार राघोबा से 1.5 लाख रुपए मासिक खर्च 25,000 की सेना की सहायता के बदले मिलेगी। अपनी सुरक्षा के बदले राघोबा कंपनी की बंबई शाखा को 6 लाख रुपए देगा, यानी अभी एक और सहायता के बदले, अगर उसकी कंपनी की सेना उसको सहायता करती है तो। राघोबा पूना से कई शांति समझौता उसने करेगा अंग्रेजों के साथ मिलकर, यानी आप पूरी तरह से जो राघोबा को देखो तो वो अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बन गया। उसके पास अब कोई और ठोर नहीं था, कहीं जाके मदद नहीं ले सकता था, एक लालच ने उसको अंग्रेजों की कठपुतली बना के रख दिया। तो ये सूरत की संधि के बाद जो राघोबा की सहायता करने की सेना भेजेगी 18 मई 75, यानी अंग्रेज वैसे बीच में नहीं आते इस युद्ध के अंदर। बहुत ध्यान से देखें आप, तो ये सारा का सारा खेल मराठों का था। नारायण राव के मरने के बाद जो उसका पुत्र माधव आया, नाना फडणवीस आया या बारबाई संसद आई, ये सारे के सारे मराठे हैं, इसमें उनका कोई लेना देना था नहीं था अगर राघोबा अंग्रेजों से मदद नहीं मांगता। उसने मदद मांगी, अंग्रेजों को बहाना मिल गया इसके युद्ध के बीच में कूदने का, उसको बहाना मिल गया। बंगाल काउंसिल ने सूरत की संधि को अस्वीकार कर युद्ध को बंद करने का आदेश दिया। ये बंगाल काउंसिल अलग है, ये भी अंग्रेजों की है, आपने देखा अभी तक बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज ले चुके हैं, ये वही वाली काउंसिल है बंगाल की काउंसिल। अच्छा, एक चीज और थी इसमें, जो संधि राघोबा ने की है लेकिन वो पेशवा नहीं है, वो पेशवा की पेशवाई उसने छीनी जरूर थी, लेकिन यहाँ पर जो है नारायण राव का पुत्र आ गया, नाना फडणवीस उसका संरक्षक बन गया, तो राघोबा पेशवा नहीं है, तो इस संधि के बहुत बड़े मायने नहीं रह जाते भाई। कहते ना क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उस वो अगर सांप हमें माफ कर दे, जहां जहर है जिसके पास, दुमुई का क्या फर्क पड़ता है।
लोग तो दुबई में लात मार के चल देते हैं क्योंकि उसमें जहर नहीं है। तो ये वाली बात थी, उसने संधि तो की है लेकिन वो पेशवा नहीं है तो दे क्या पाएगा। तो ये जो है अंग्रेजों के लिए एक तरह से टाइम एक वेस्ट करना हुआ उसके साथ में, अगर वो किसी औहदे पर नहीं है। ठीक है, पेशवाई पे बैठा था लेकिन उसके बाद खेल बिगड़ गया और नाना साहब ने जो पूरी तरह से माधव राव को बिठा दिया, उसके संरक्षक हो गए। और बारबाई संसद अब काम कर रही है, बारबाई संसद के अंदर सारे मराठे हैं, बड़ी बात है ये, ठीक है ना। तो अंग्रेजों को थोड़ा, कंपनी को ये फील होने लगा कि हाँ भाई जो उन्होंने भाग लिया है, ये जो सूरत की संधि के उसमें भाग लिया है, शायद अपना समय बर्बाद किया, शक्ति को बर्बाद किया है। अंग्रेजों को हालांकि इससे बहुत बड़ी कोई क्षति नहीं हुई, और लेकिन ये जो चीजें थी, ये संधि जो थी, कौन सी संधि, ये सूरत की संधि, ये रेगुलेटिंग एक्ट के विरुद्ध भी थी। संधि होती है दो शक्तियों के बीच में, और ये जो है राघोबा शक्ति नहीं है, ये एक बड़ा फर्क है। तो रेगुलेटिंग एक्ट के विरुद्ध भी थी। मराठे जो है दो मोर्चों पर युद्ध नहीं कर सके, और अंग्रेजों ने 76 में पुरंदर की संधि उनको करनी पड़ी। मराठे बराबर लड़ रहे हैं, अंग्रेज क्योंकि साथ दे रहे हैं राघोबा का, और इस युद्ध में बराबर वो लड़ रहे हैं। बाद में उन पुरंदर की एक संधि करनी पड़ी, और पुरंदर की संधि के अनुसार जो है अंग्रेजों ने राघोबा के लिए जो रकम खर्च की, उसके लिए मराठा अंग्रेजों को 12 लाख रुपए देंगे। अभी ये कोई तय सोच कर तो नहीं हुआ था, पर युद्ध रोकना है, मराठे भी कमजोर पड़ रहे थे, युद्ध रोकना है तो आप 12 लाख रुपए देंगे, जो संधि हमने राघोबा से की है। ठीक, सूरत की संधि को रद्द कर दिया गया। मराठों ने राघोबा को 5 लाख कितना है 3 लाख 15,000 रुपए वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। राघोबा अब कोई सेना नहीं रखेगा, यानी अब उसका शक्ति पूरी तरह गई। ये वही राघोबा है, याद करिए, जो स्टार्टिंग में जो नारायण राव की सत्ता को हथियाने की कोशिश कर रहा था। पुत्र आया माधव उसका, नाना फडणवीस जो है उसका संरक्षक बने, बारबाई संसद तैयार हुई, राघोबा को जो है पकड़ा गया लेकिन वो थाना पर अटैक करके भाग गया। वो बंबई पहुंचा, बंबई में अंग्रेजों के साथ जाके मिला, सूरत की संधि हुई। सूरत की संधि ने कहा कि भाई सालसेट और बसीन का क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिया जाएगा। ठीक, ये सारी चीजें हुई, लेकिन राघोबा कोई भी पेशवा नहीं था, इसलिए ये सब अंग्रेजों के लिए भी बिल्कुल ही बेकार की एक चीज हो गई। ठीक है, तो 12 लाख रुपए की बात हुई कि भाई क्योंकि राघोबा ने बहुत नचाया है, ये दिया जाएगा। साथ में जो पेंशन, वार्षिक पेंशन देना भी मराठों ने स्वीकार कर लिया कि राघोबा अगर उसको पेंशन नहीं देंगे तो बार बार षड्यंत्र करेगा, वो बार बार कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो ले भाई तू भी पेंशन लेके अपने घर में आराम से बैठ। वो भी उन्होंने तय कर लिया ताकि अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली वो ना बनने पाए। ठीक है, अब ये बात हो गई कि राघोबा कोई सेना नहीं रखेगा, कोई जो है किसी भी तरह से कोई गांव या कुछ उसको जाकर किसी गांव में जाकर बस जाएगा। युद्ध में अंग्रेजों ने जो क्षेत्र प्राप्त किए थे वो अंग्रेजों के पास ही रहेंगे। ठीक है, कौन से क्षेत्र प्राप्त किए थे, सालसेट द्वीप जो उन्होंने प्राप्त किया था वो उसके पास रहेगा। किंतु बंबई सरकार तथा वारेन हेस्टिंग इस संधि को स्वीकार करने को तैयार नहीं था, क्योंकि उन्हें आगे चाहिए था, बसीन चाहिए था, बसीन पर उनका टारगेट था, बसीन की संधि के लिए वो बहुत तत्पर थे, वो उन्हें चाहिए था, इसलिए वो किसी भी तरह से इसको रोकना नहीं चाह रहे, पर उन्हें रोकना पड़ा क्योंकि मराठों ने राघोबा से संधि कर ली। अब लड़ने वाला कोई था ही नहीं, अंग्रेजों से कौन मदद मांगता, राघोबा को उन्होंने सब कुछ दे दा के बिठा लिया कि तू शांति से बैठ जा। तो अंग्रेज अपने आप तो लड़ नहीं सकते थे, वो तो ये कह रहे थे ना हमसे मदद मांगी जा रही है, वो उस एवज में लड़ रहे थे, तो अब उनके पास रास्ता बंद हो गया। ये बंबई सरकार जो प्रथम आंग्ल युद्ध के अंदर जो कर्नल एगट्स थे उसमें एक सेना भेजी, पर मराठों के हाथों उनको बहुत जबरदस्त पराजय का सामना करना पड़ा। कर्नल काकबर्ग की नियुक्ति की गई उनके स्थान पर। मराठा सेना का नेतृत्व महादजी सिंधिया, मल्हारराव होलकर ये कर रहे थे, होलकर और सिंधिया आ गए यहाँ पर, वो इसका नेतृत्व कर रहे थे मराठा सेना का। और मराठा सेना यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी ली है बच्चों, ऐसा स्टार्टिंग में जैसे जैसे ब्रिटिशर्स उनको अटैक करने के लिए आ रहे हैं वो पीछे की तरफ हट रहे हैं। ब्रिटिश सेना को ये लगा कि वो डर रहे हैं, उनको लगा कि ये डर रहे हैं तो हम बड़ी आसानी से, क्योंकि डरती हुई सेना को हराना आसान होता है, तो ये पीछे हटते गए, पीछे हटते गए, पीछे हटते गए। ठीक है, 18 मील, पूना से 18 मील दूर है, तेलगांव का मैदान है, वहां जाकर ब्रिटिशर्स जब वहां पहुंचे, ब्रिटिशर्स ये बात समझ ही नहीं पाए कि ये इनकी स्ट्रेटेजी है, ये युद्ध करने का तरीका है,
और वहां जाकर 1779 में तेलगांव पहुंचते ही अंग्रेजों को 3 तरफ से मराठों ने घेर लिया। ये स्ट्रेटेजी थी, ठीक है। इसको अगर बहुत ध्यान से देखिए, आप शिवाजी को याद करिए। शिवाजी जो है गुरिल्ला वार करते थे, वो साधारण युद्ध नहीं करते थे, क्योंकि उनके पास बड़ी सेना नहीं होती थी और मुगलों के पास बड़ी सेना होती थी। शाइस्ता खान को तो कितनी बार परास्त किया है, मुगलों की सारी जितनी सेनाएं थी उनको बहुत बुरी तरह, औरंगजेब ने उन्हें कब्जे में ले लिया तब भी वो वहां से निकल गए। वो गुरिल्ला युद्ध करते थे, छुप कर अचानक अटैक करना। जैसे बंदर नहीं है कोई सामान छीनता है, गुरिल्ला एकदम झपटता है, ठीक उसी तरह से जब तक वो हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे आसपास कोई बंदर या गुरिल्ला घूम रहा है और अचानक वो उस पर अटैक करते जो सामग्री उन्हें दिखती है, इसको गुरिल्ला वार कहते हैं। तो ये मराठों की स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। यहाँ मराठे पीछे हटते गए, हंसते गए, और तेलगांव पहुंचते ही उन्होंने 3 तरफ से घेर लिया और ये बहुत जबरदस्त मराठों ने आगे बढ़कर खुद आक्रमण पहला किया। अंग्रेज बहुत बुरी तरह परास्त हुए इसके अंदर। जो अंग्रेज ये सोच रहे थे कि ये मराठे डर के मारे पीछे हट रहे हैं, वो मराठों से बहुत बुरी तरह परास्त हुए। दोनों पक्ष के बीच में जो है बड़गांव का समझौता हो गया, जो बहुत अपमानजनक था बम्बई सरकार के लिए, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के लिए, अंग्रेजों के लिए बहुत अपमानजनक था। ये समझौते में क्या चीज थी जो अपमानजनक थी? आपने मैसूर को याद करिए। मैसूर का जो श्रीरंगपट्टम की संधि हुई थी टीपू सुल्तान के साथ, उसे याद करिए, जो जहां अपने 2 बेटे उसे गिरवी रखने पड़े थे। ठीक वही संधि यहां दोहराई गई अंग्रेजों के साथ मराठों ने। इसके अंदर क्या था? राघोबा को मराठों के हवाले कर दो, पहली चीज, क्योंकि प्रॉब्लम फिर राघोबा ही है। एक कहते ना घर का भेदी लंका ढाई, ये वो चीज है। यहाँ पर ये राघोबा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और अंग्रेजों ने जिन मराठा प्रदेशों पर अधिकार किया है वो मराठों को सौंप दो। अब मराठे तैयार नहीं है इस चीज के लिए कि हमारे प्रदेश हम अंग्रेजों को दे दें, जैसे साल से पहले दे दिया था, अब वो तैयार नहीं है, ठीक है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा, इस शर्त को जब तक पूरी नहीं करेंगे अंग्रेज, 2 अंग्रेज बंधक रहेंगे हमारे पास। वही चीज जो मैसूर, जो उसमें श्रीरंगपट्टम में जो टीपू सुल्तान के साथ थी, वो चीज यहाँ रिपीट गई, जो बहुत ही ज्यादा अपमानजनक थी अंग्रेजों के लिए। अंग्रेज तो अपने आप को वो मान के चलते थे ना कि हम इस दुनिया की सबसे उत्तम कौम है, ऐसा मान के चलते थे। उनके लिए बहुत अपमानजनक संधि थी। इसी समय मराठों ने हैदर अली के साथ भी समझौता किया। हैदर अली के टाइम को याद करिए, यहीं पर उसने उनके साथ समझौता किया। और एक तरफ तो कर्नाटक पर हैदर अली ने अटैक बोल दिया, और जहां पर उसको क्योंकि हैदर अली से अंग्रेज जीते नहीं है कहीं पर भी। हैदर अली जिंदा रहता तो संभवतः अंग्रेज आगे बढ़ भी नहीं पाते। वो तो हैदर अली की मृत्यु हो गई, इस वजह से अंग्रेज को मौका मिल गया, टीपू सुल्तान उन्हें नहीं रोक पाया, तो इसलिए जो है वो आगे बढ़ गए। तो यहाँ पर 17 मई 1782 में अंग्रेज और मराठों के बीच में एक सालबाई की संधि हो गई। ये देखिए बहुत लंबे समय से युद्ध चलता आ रहा है, और उसके बाद ये सालबाई की संधि हुई, जिसके अनुसार सालसेट, थाना दुर्ग अंग्रेजों को मिल गया। सालसेट उन्हें चाहिए ही चाहिए था, वहां व्यापार के लिए वो द्वीप उन्हें चाहिए था, वो उनको मिल गया, अंग्रेजों को मिल गया। अंग्रेजों ने राघोबा का साथ छोड़ने का आश्वासन दिया, छोड़ा नहीं है, आश्वासन दिया है। ये संधि खेलने में बहुत एक्सपर्ट है ये सारे अंग्रेज। तो ये उन्होंने साथ छोड़ने का आश्वासन दिया। मराठों ने रघुनाथ राव यानी राघोबा को भी संतुष्ट करने का प्रयास किया कि ले भाई, तुम्हें कंपनी 25,000 रुपए की मानसिक पेंशन कर रहा है, हम भी तुम्हें दे रहे हैं, ठीक है, ताकि तुम ये षड्यंत्र मत करो। तो यहाँ आकर ये इसके बाद जो है एक लंबा समय तक, एक लगभग 20 वर्षों तक शांति रही है। इसके बाद जल्दी से युद्ध नहीं हुआ, सब लोग शांत हो गए। यहाँ उनको सालसेट मिल गया, अंग्रेजों को चुप होके बैठ गए थोड़े सा। अब चुप होने का रास्ता और कोई था नहीं, क्योंकि राघोबा को जब पेंशन बांधी तो राघोबा शांत हो गया। जब राघोबा शांत हो गया तो अंग्रेज लड़ेगा किसके फेवर में? तो इसलिए जो है ये 20 साल तक यहाँ पर शांति बनी रही सालबाई की संधि के साथ। ये सालबाई की संधि है जिसमें जिसकी शर्तें हैं ये, जिन बड़ौदा के जिन भूभागों पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया उन्हें बड़ौदा के शासक को लौटाना पड़ेगा, पहली चीज। छोटे छोटे जो शासक थे उनके लिए भी जो क्षेत्र उनके छीने गए थे उन्हें लौटाने पड़ेंगे। और इस संधि की स्वीकृति के 6 माह के अंदर हैदर अली जीते हुए प्रदेश लौटा देगा। ये भी तय हुआ कि चलो ठीक है, अंग्रेजों के प्रदेश भी लौटेंगे। वह पेशवा कर्नाटक के नवाब और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित नहीं होगा।
ठीक है, ये भी तय हुआ। ये वही सालबाई की संधि है, याद करो, जो हैदर अली का हमने पढ़ा था, ये वही है। ब्रिटिश सेना का मनोबल इससे गिरने लगा, जाहिर सी बात है, जब सेना हारती है तो मनोबल तो गिरता ही है। और इसको कैप्चर किया गया है बच्चों बाकायदा। ये कोई अलग से बनाया फेक पोर्ट्रेट नहीं है। ये पहले आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान जो ब्रिटिश ने आत्मसमर्पण किया है, इसको दर्शाने के लिए भित्ति चित्र हैं, जो चट्टानों को काट के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं ना, ये वैसा भित्ति चित्र है। ये बड़गांव मावल, NH4 मालीनगर बड़गांव मावल पुणे में स्थित है। ये रियल है। ये सिंबल उसका दिया गया है, किस तरह से अंग्रेजों को, ये अंग्रेज बैठा हुआ है, हाथ को देखो ये बंधा हुआ है, इसको ध्यान से देखिए आप, इसके हाथों को देखिए, यहाँ ये बंधा हुआ है, यानी इसने सरेंडर किया है। ये शो किया गया बाकायदा भित्ति चित्र के जरिए। ये विजय स्तंभ का एक हिस्सा है, तो इसको ये जो है ना विजय मेमोरियल, विजय स्तंभ, उसका ये एक हिस्सा है जिसके ऊपर ये पूरा पोर्ट्रेट बनाया गया, ये पेंटिंग की गई है। ठीक है, और ये ओरिजिनल है। ठीक, इसके बाद है द्वितीय आंग्ल मराठा। पहला तो हो गया, जिसमें आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, अंग्रेज बुरी तरह हारे और मराठे जीत गए। राघोबा को शांत कर दिया गया, भाई उसकी पेंशन नियुक्त हो गई, अब तो शांति से बैठ, बुढ़ापा भी आ रहा, अब शांति से बैठा रहे, उसको एक तरफ कर दिया। तो युद्ध का कोई कारण अभी हमें दिख नहीं रहा, लेकिन अंग्रेज जिनका इतना जबरदस्त अपमान हुआ है, वो शांत तो नहीं बैठेगा, वो कहीं ना कहीं बदला लेने की सोचता ही है इंसान। आपस में भी हमारी कभी कभी किसी से ठन जाती है तो लगता है हाँ तू मिल जा फिर बताएंगे, तो वो वाली बात। तो अंग्रेज तो बहुत बड़ी रेज है, सोच के देखो, आपस में दो छोटे छोटे बच्चे नहीं भूलते किसी घटना को, तो ये तो अंग्रेज तो बहुत बड़ी रेज है। तो पेशवा ने जो वेल्जेली की अब यहाँ लॉर्ड वेल्जेली को ध्यान देखिएगा। लॉर्ड वेल्जेली की जो प्रॉब्लम क्या है कि उसको राज्य को हड़पना है, पर अभी उसको कोई ऐसा बंदा नहीं मिल रहा है जिसके कंधे पे रखे वो बंदूक चलाए। तो अब क्या करे, वो अपनी एक नीति लेके चल रहा है, जिसको मैंने आपको कल भी बताया था, सहायक संधि प्रणाली। उसके जरिए ये था कि जिस भी राज्य से वो सहायक संधि करेगा, उसके यहाँ वो एक सेना रखेगा, उस ट्रेंड सेना रखेगा, एक ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा वहां पर, और कभी भी कोई उन पर आक्रमण करेगा तो उसकी रक्षा के लिए वो सेना तैयार रहेगी। उस सेना का सारा खर्चा कौन देगा? उस सेना का सारा खर्चा मराठे देंगे। ये बात तय हुई थी। तो यहाँ पर उसके जाल में कौन फंस गया? उसके जाल में फंस गया पेशवा बाजीराव द्वितीय। उसके साथ उसने 1802 में बसीन की संधि कर ली, इन्हीं शर्तों के आधार पर, एक रखने की सेना रखने की बात के आधार पर रख ली, जो मराठों को बिल्कुल गवारा नहीं था, क्योंकि वो मराठे अंग्रेजों से लड़ते हुए आ रहे हैं, वो अपनी कहना चाहिए अपने सम्मान के लिए वो कोई भी युद्ध के लिए तैयार है। तो मराठे को ये बिल्कुल पसंद नहीं था, उनको उनके आत्मगौरव को भारी क्षति पहुंची, इससे भारी आघात लगा। सिंधिया और भोसले विशेषकर, ये उन्होंने फिर सैनिक अभियान की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें लगा पहले वो राघोबा हाथ में था, अब पेशवा हाथ के अंदर आ गया। ठीक है, वेल्जेली को इसकी सूचना मिली तो उसने 7 अगस्त 1803 के अंदर मराठों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जब उसे लगा कि भोसले और सिंधिया तैयारी कर रहे हैं, युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, तो उसने युद्ध की घोषणा कर दी। एक सेना अपने भाई आर्थर वेल्जेली, और दूसरी जो है उसने दूसरी सेना उसने अपने नेतृत्व में लेकर मराठों के विरुद्ध भेज। एक सेकेंड, ये नाम कुछ कंफ्यूजन में आ रहा है बेटे। चलिए आप इसको देखिएगा, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन में नजर आ रहा है, बताऊंगी मैं इसको। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में 1803 और 1805 के बीच में पहला युद्ध सबसे ज्यादा खतरनाक था, सबसे बड़े रूप में चला था। दूसरा 2-3 साल में सिमट कर रह गया। उसके क्या था कि होलकर और भोसले, महादजी शिंदे, उनका जो मेन मकसद था, जो पेशवा ने अपमानित किया उस अपमान का बदला लेना था। लेकिन क्या है, अंग्रेजों ने एक कूटनीतिक चाल चल दी यहाँ। उसने, क्योंकि ये आपस में बहुत फूटे हुए लोग हैं, जैसे कि हमारे राजपूत फूटे हुए लोग हैं, ठीक उसी तरह से, तो उन्होंने एक जो फूट डालो राज करो, तो इनका मेन मकसद था ही, इनका अंग्रेजों का मेन मकसद शुरू से उनकी नीति रही है, और वही कलह जो है वो उसने वहां पर उत्पन्न कर दी। मराठा राजनीति के जो गुण हमेशा इसका आपस में फूटने का रहा है वो सामने निकल कर आ गया।
वेलजली की मूर्खता से होलकर की शक्ति नष्ट हो गई और भरतपुर पर अधिकार हो गया। लेकिन सॉरी, ना तो उसकी शक्ति नष्ट हुई और ना ही भरतपुर पर अधिकार हुआ। वेलजली ने बहुत कोशिश की सहायक संधि लेकर, लेकिन वो सब नहीं हुआ। होलकर हाथ में नहीं आया, सिंधिया हाथ में नहीं आया, ठीक है, शिंदे हाथ में नहीं आया, हाथ में आया केवल पेशवा। और पेशवा को उन्होंने ये दिया तो ध्यान रखिए बसीन है उसका, जो शुरू से लेकर चल रहे हैं वो सालसेट और बसीन, दो क्षेत्र वो शुरू से लेकर चल रहे हैं। बसीन उन्हें चाहिए था, इसलिए उन्होंने पेशवा के साथ सहायक संधि प्रणाली 1802 के अंदर किया। लेकिन ना तो वेलजली की नीति से उनको भरतपुर का क्षेत्र मिला, ना ही होलकर की शक्ति कम हुई, तो इसलिए उसको त्याग पत्र देकर जाना पड़ा, क्योंकि पिट ने उसकी बहुत आलोचना की थी, जो उस समय का प्रधानमंत्री था, तो उसको त्याग पत्र देकर जाना पड़ा। ठीक है, ये 1817 से लेकर फिर 1819 के बीच में तीसरा युद्ध आ जाता है, क्योंकि वहां वेलजली का एंड हो गया, शक्ति रुक गई, युद्ध रुक गया। अब ये तीसरा युद्ध आता है 1817 से 1819 के बीच में, जो कि अंतिम रहा। इसका भी कारण कौन रहा? इसका कारण रहा पेशवा रहा। अंग्रेजों ने नवंबर 1817 में महादजी शिंदे के साथ, जो कि एक बहुत बड़ा हथियार था अभी तक मराठों का, उसके साथ भी उसने संधि कर ली, ग्वालियर की संधि। अंग्रेजों ने तोड़ना शुरू कर दिया, पेशवा को तोड़ा, शिंदे को तोड़ा, और धीरे धीरे करके ये पिंडारियों के दमन जो था उसमें शिंदे ने सहयोग भी किया बहुत हद तक, लेकिन धीरे धीरे ये मराठा शक्ति का प्रभाव खत्म होने लगा। 1817 में अंग्रेजों ने पूना की संधि की, इसमें जो पेशवा ने मराठा संघ की अध्यक्षता त्याग दी, जो बहुत बड़ा स्टेप था, क्योंकि उसने 1802 में जो बसीन की संधि की थी, मराठाओं ने उसे त्याग दिया। तो मराठा संघ कौन सी संघ थी? वो जो बारबाई संघ थी, जो कि नाना फडणवीस ने बनाई थी, ये वो संघ है जिसको त्याग दिया। और सारी शक्ति संघ में थी, वो जितनी भी शक्ति थी मराठा संघ के अंदर उपस्थित थी, वो उन्होंने पेशवा ने त्याग दी। पेशवा मराठा शासकों और अंग्रेजों के संगठित होने की गुप्त रूप से चर्चाएं होने लगी कि भाई अब ये संगठन तैयार हो रहा है। सेना ने भी अपनी जो वृद्धि करना शुरू कर दिया। लॉर्ड हेस्टिंग हस्तक्षेप की नीति उसने त्याग दी, अब तक लॉर्ड हेस्टिंग की हस्तक्षेप की नीति थी। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो बाजीराव पर सैनिक रूप से दबाव डाला गया, और त्र्यंबकराव ने अंग्रेजों को उन्हें सौंप देने का एक नवीन संधि कर ली। पेशवा की जो सैनिक शक्ति थी वो तो हो ही गई, पेशवा तो सैनिक विहीन था, क्योंकि जब उसकी सारी की सारी संधि कर ली और अंग्रेज सेना रखी जा रही है, तो पेशवा की सेना तो जीरो हो गई, उसकी अपनी कोई सेना ही नहीं थी, वो डिपेंड हो गया अंग्रेजों की सेना के ऊपर। जब भी उसे युद्ध करना था वो उससे तो उसके पास अपनी कोई सेना जिस राजा के पास नहीं, तो राजा कैसा, वो तो शक्तिहीन हो गया बिल्कुल ही। और उन्होंने फिर एक नवीन और संधि करी 13 जून 1817 को, और उसके अनुसार इसे पूना की संधि कहा जाता है। और यहाँ से जैसे सब कुछ खत्म होना शुरू हो गया। पेशवा बाजीराव मराठा संघ के प्रमुख पद और नेतृत्व को उन्होंने त्याग दिया। पेशवा अब विदेशी जो जितने भी विदेशी और दूसरी सत्ताएं उनसे कोई संबंध नहीं रखेगा, पत्र व्यवहार भी नहीं करेगा, यहाँ तक तय हो गया। और उसके बाद बुंदेलखंड, मालवा, मध्य भारत, अहमदनगर, ये सब अंग्रेजों को मिल गए। अभी तो बसीन लेना चाह रहे थे, अब पेशवा के कमजोर होने से सब कुछ उनके हाथ में जाना शुरू हो गया। और अब जो है उसकी जो 34 लाख रुपए जिसकी वार्षिक आय का क्षेत्र था, वो भी अंग्रेजों को दे दिया गया। मराठा पेशवा ने जो है गायकवाड़ पर उसका जो बकाया था वो भी उसने त्याग दिया। भविष्य में केवल 4 लाख रुपए वार्षिक कर देना उसने स्वीकार किया। ये पेशवा हैं, ये शक्ल से देखो जरा तो ऐसा लगता है कि बहुत ही महान और बहुत ही युद्ध प्रिय व्यक्ति हैं, मगर सबसे ज्यादा कमजोर और डरपोक व्यक्ति साबित हुए। पेशवा के लिए संधि नितांत अपमानजनक थी। पेशवा ने रेजिडेंस पर आक्रमण किया, उसे जला दिया। यहाँ से तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हो गया। पहले जब उसने संधि की थी, सहायक संधि प्रणाली, तब इन्होंने नहीं सोचा कि जब सेना दूसरे की रखी जाएगी, सेना अंग्रेजों की रखी जाएगी और ये सेना विहीन हो जाएंगे, तो आने वाला समय तो खराब होना ही है। कोई भी राजा बगैर सेना के शून्य हो जाता है, और जब बाद में इनके साथ ये सारी परेशानी आनी शुरू होगी, तो इन्होंने जाके पेशवा ने रेजिडेंसी पर ही आक्रमण कर दिया, उसे जला दिया इन्होंने। यहाँ से तीसरा युद्ध शुरू हो गया, और अंत में पेशवा ने अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। एक संधि फिर की गई उनके साथ, उस संधि के तहत इनको एक पेंशन बांध दी गई इनकी, बाकी इनके हाथ से सब कुछ
छीन लिया गया। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका मराठा युद्ध है। और ये मैप है जिसे मैं जरूर दिखाना चाह रही थी, कि आप एक बार अपने घर में भी इसे देखिएगा। इसमें शायद इतना स्पष्ट नहीं आएगा, मैं दूसरा वाला देखूं अगर मेरे को, क्योंकि टाइम आउट होने वाली पोजीशन पे भी आ गया है बच्चों। कहाँ गया? नहीं नहीं नहीं, मैप कहाँ गया मेरा? ये मैप है बेटा, और इसको आप ध्यान से देखिए। इसमें ये यहाँ ब्लू कलर जो दिखाई दे रहा है, ये ब्रिटिश क्षेत्र है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जिसको हमने कल देखा था। ये रेड में जो दिखाई दे रहा है, मैरून में दिखाई दे रहा है, ये अवध है। और ये ऑरेंज में जितना क्षेत्र दिखाई दे रहा है, आप ध्यान से देखिए, पूरा मराठा क्षेत्र है। ये पूरा मराठा है, फुल मराठा। ये मराठा छिन्न भिन्न हो गया केवल 2 व्यक्तियों की वजह से, राघोबा और पेशवा बाजीराव द्वितीय। पूरा मराठा छिन्न भिन्न होकर रह गया। ये अगर देखें तो ये जो ग्रीन नीचे दिख रहा है, ये निजाम का क्षेत्र है। ये डार्क ब्लू में नीचे दिख रहा है, ये मैसूर का क्षेत्र है। यहाँ बीच में ये पुर्तगाली है, थोड़ा सा पिंक क्षेत्र जो दिख रहा है, ये पुर्तगाली है, इनकी बस्ती है, ज्यादा शक्ति नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, ये है दुरानी जो एम्पायर कहलाता है, ये वो है दुरानी एम्पायर। और नादिर शाह अब्दाली जो आप पढ़ेंगे, जो आप तीसरा युद्ध आप पढ़ेंगे, पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ है 1761, वो आप पढ़ेंगे, वो नादिर शाह अब्दाली का ये वाला क्षेत्र है।